चलो भैया हम शुरू करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, इसके हम सेकंड पार्ट में आ गए हैं। ठीक है, पार्ट 2 आज से शुरू कर रहे हैं हम। ठीक, तो हम आज की जो पढ़ाई होगी वो कहाँ से शुरू करेंगे? प्री कैप से, अपने प्रीवियस पढ़ाई से। प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा था? हमने उसमें प्रीवियस में पहले बजट क्या होता है हमने ये उस दिन जाना था। उसके बाद फिर हमने उस वीडियो में क्या जाना था, क्या बातचीत की थी उस दिन? पूरे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, जिससे एक क्वेश्चन आना बिल्कुल कंपलसरी और सैंपल पेपर में भी इस बार क्या आया हुआ है सीबीएसई सैंपल पेपर में। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था? कंपोनेंट ऑफ बजट, और कंपोनेंट ऑफ बजट में हमने उसको दो तरह से क्लासिफाई किया था। एक बजट में होती है रिसिट और दूसरा होता है बजट में एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जो रिसिट होती है, रिसीविंग्स होती है, वो दो तरह की है। देखो ये हमने उस दिन पढ़ चुका था, हम पढ़ लिए थे, ये जो बोर्ड पे है। बजटरी रिसिट्स की अगर हम बातचीत करें यहाँ बोर्ड पे, अगर तुम देख रहे हो तो ये दो तरह की है। एक है रेवेन्यू इन नेचर, जिससे तुम्हारे एसेट या लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आना है। रेवेन्यू इन नेचर वाली जो है उससे तुम्हारे एसेट या लाइबिलिटी में कोई चेंज आना है कि नहीं आना है? नहीं आना है। ना एसेट बढ़ेगी ना एसेट घटेगी, ना लाइबिलिटी बढ़ेगी ना लाइबिलिटी घटेगी। यानी कि ये क्या है? कंपलसरी है, ये चार्ज है, ये करना है तो करना है। ठीक है, ये गवर्नमेंट की वो रिसीविंग है जिससे आपके एसेट या लाइबिलिटी पे ना पॉजिटिव चेंज आना है, ना ही क्या होना है, निगेटिव चेंज आना है। क्लियर बात? ठीक है, और दूसरी कौन सी रिसिट होती है? कैपिटल इन नेचर की। कैपिटल इन नेचर की रिसिट से या तो तुम्हारे एसेट्स बढ़ेंगे, या तो एसेट्स घट सकते हैं, या तो लाइबिलिटीज बढ़ सकती हैं, या तो लाइबिलिटीज घट सकती हैं। मतलब इसका क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है? ठीक है, कि एसेट और लाइबिलिटीज में चेंजेस जो हैं वो आते ही हैं। ठीक है, यानी कि रेवेन्यू रिसिट से एसेट और लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं आता है, और कैपिटल रिसिट से एसेट और लाइबिलिटी में चेंज आता है। चेंजेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यानी कि ठीक है, एसेट इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं, लाइबिलिटीज इंक्रीज भी हो सकती हैं, लाइबिलिटीज डिक्रीज भी हो सकती हैं। अब रेवेन्यू रिसिट दो तरह की है, एक है टैक्स के फॉर्म में जो गवर्नमेंट पाती है, जो टैक्स हम लोग दे रहे हैं, और एक है नॉन टैक्स के फॉर्म में। टैक्स के फॉर्म में हम बातचीत कर रहे थे, तो हमने बातचीत उस दिन की थी एक डायरेक्ट टैक्स, जिसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? डायरेक्ट टैक्स का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जीएसटी नहीं है, इनकम टैक्स है। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ही जीएसटी है। ठीक है, नॉन टैक्स रिसिट में यानी कि गवर्नमेंट की कुछ और भी रिसीविंग्स हैं, रेवेन्यू इन नेचर की हैं, जो अदर देन टैक्स। देखो टैक्स हर साल हम भरते हैं ना, ठीक है, तो हर साल वो जो चीज भर रहे हैं तो वो क्या है? रेवेन्यू है। पहले तो ये समझो बहुत ध्यान से। ठीक, ठीक है, जो हम हर साल कर रहे हैं, रिकरिंग इन नेचर है, रूटीन इन नेचर है, वो क्या है? रेवेन्यू है। टैक्स हम हर साल भर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स भी हम हर साल भर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हम हमेशा लगातार चुका रहे हैं। कुछ ऐसी भी रिसीविंग है जो हमेशा गवर्नमेंट को हो रही है, मगर वो टैक्स के फॉर्मेट में नहीं हो रही है, वो इन फॉर्मेट्स में हो रही है। वो क्या? इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड अर्न्ड बाय गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस, या गवर्नमेंट ने लोन वगैरह दिया हो तो। फीस, फाइन्स एंड पेनाल्टीज, हम इस पर भी बातचीत कर चुके हैं, तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें प्रीवियस वीडियोस में हैं। बस ये हेड याद रखने हैं। गवर्नमेंट को मिलने वाले गिफ्ट, ग्रांट एंड डोनेशंस। इस चीट के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। इस चीट क्या होता है? जब कोई, ठीक है, इंडिविजुअल जो है वो अपनी लीगल प्रॉपर्टी को, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उसका वो विल बिना बनाए हुए, ठीक है, क्या हो गया हो? मर गया हो, उसका कोई लीगल एग्जीक्यूटर ना हो तब। ठीक है, फॉर फ्यूचर जब गवर्नमेंट संपत्तियों को क्या कर लेती है? सीज कर लेती है। ठीक है, स्पेशल असेसमेंट, ठीक है, ये हमने बातचीत कर ली थी। आ जाते हैं हम कैपिटल रिसिट में। इससे एसेट और लाइबिलिटीज में चेंज आते हैं। बोरोइंग, जब आप पैसा बोरो करेंगे तो आपकी लाइबिलिटी क्या होती है? गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। देखो लाइबिलिटी में चेंज आया ना। रिकवरी ऑफ लोन, गवर्नमेंट जब लोन किसी को दी हुई है, ठीक है, और उसको रिकवर कर रही है, तो जब आप लोन किसी को देते हैं तो आपका एसेट क्रिएट होता है। मैंने अगर तुमको लोन दिया, मैंने अगर हर्षिता को लोन दिया, तो हर्षिता इज माई एसेट। अब हर्षिता अगर ये लोन चुका देती है तो मेरा एसेट कम हो गया ना, क्योंकि लोन रिकवर हो गया तो मेरा एसेट क्या हो गया? कम हो गया। तो यहाँ पे एसेट कम हो रहा है, चेंज आया। अदर्स में दो हैं, डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग। डिसइन्वेस्टमेंट पिछली बार एक बच्चे ने पूछा था, वो मैं उस वीडियो में नहीं बताया था, यहाँ बता रहा हूँ। जब पब्लिक इंटरप्राइजेस अपनी क्या करते हैं? शेयर्स को, ठीक है, क्या करते हैं? प्राइवेट एंटिटीज में प्राइवेटाइजेशन करते हैं, जनरल पब्लिक में बेचे जाते हैं। ठीक है, जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो जो तुम लोगों ने पढ़ा होगा LPG, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। P जो है प्राइवेटाइजेशन, ये उसी का पार्ट है, उसी में ये पढ़ाया गया होगा डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। और स्मॉल सेविंग्स, जो हम जैसे लोगों की जो स्मॉल सेविंग्स हैं हाउस होल्ड की, जो हम लोग टाइम एंड टर्म डिपॉजिट के नाम पे बैंकों में जमा रखते हैं। ठीक, तो इससे भी क्या हो रहा है? ठीक, गवर्नमेंट के इस पे चेंज आ रहा है, गवर्नमेंट के एसेट्स से इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, बस तो ये हमारा नोटेड है। अब हम आज की बातचीत करेंगे। देखो अब हमारा बजट रिसिट खत्म हो गया, अब हमको क्या पढ़ना है? बजट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भी क्या होगा? दो टाइप्स का होगा, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, फिर उसको भी हम ऐसे क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, आओ चलो शुरू करते हैं। चलो आ जाओ। बजटरी एक्सपेंडिचर, रिसिट्स खत्म हो गई, रिसिट्स हमने पढ़ लिया। हम बातचीत कर रहे हैं अब सरकार का
कहाँ कहाँ खर्च होना है। तो सबसे पहले उसका नेचर्स पे आते हैं। एक है रेवेन्यू इन नेचर और दूसरा है तुम्हारा कैपिटल इन नेचर, ठीक है। अब जो भी रेवेन्यू इन नेचर जो भी चीजें होंगी उसमें तुम्हारे एसेट या लाइबिलिटीज पे कोई चेंज नहीं आना है। अब एक्सपेंडिचर्स का एक नेचर समझो। देखो जब आप पैसा कमाते हैं तो उससे तीन चीजें हो सकती थी, या तो आपके एसेट लाइबिलिटी पे कोई चेंज ना आए, ठीक है। इनकम की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, सिर्फ इनकम भी ध्यान देना बिल्कुल। या तो आपके एसेट लाइबिलिटी पे कोई चेंज ना आए, वो रूटीन इन नेचर हो गया। दूसरा, अगर इनकम होने का एक और सोर्स है, जब आपका एसेट कम होगा, जैसे मैं अपना प्लॉट ऑफ लैंड अगर बेच दूं तो भी तो मेरी इनकम हो सकती है ना। यानी इनकम होने से एसेट बढ़ता है कि घटता है? एसेट घटता है। और एक्सपेंडिचर से एसेट क्या होता है? बढ़ता है। अगर तुम जमीन खरीदोगे तो एक्सपेंडिचर है तुम्हारा, मगर तुम्हारा एसेट बढ़ रहा है ना। यानी कि जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ चेंज इन एसेट, चेंज इन एसेट, तो चेंज इन एसेट दो तरह का है, बहुत ध्यान से सुनना। चेंज इन एसेट कितने तरह का है? दो। इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट। एसेट इंक्रीज कब होगा? रिसीट से कि एक्सपेंडिचर से? एक्सपेंडिचर से। एसेट बढ़ेगा कब? एक्सपेंडिचर से। मैं खर्च करूंगा तभी तो मेरा एसेट बढ़ेगा। और एसेट घटेगा कब? रिसीट से, जब मैं उस एसेट को बेचूंगा। सीधी बात है। यानी कि एसेट जब बढ़ता है तो आपका क्या होता है? बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर होता है। और एसेट जब कम होता है तो बजट रिसीट होती है। बात क्लियर हो गई? चलो दूसरी चीज लाइबिलिटी पे आ जाते हैं। बार बार मैं चेंज इन लाइबिलिटी की बात कर रहा हूँ, लाइबिलिटी पे आते हैं। लाइबिलिटी कब बढ़ती है? जब आप रिसीट करते हैं, लोन लोगे तभी तो लाइबिलिटी बढ़ेगी ना। और लाइबिलिटी कम कब होगी? जब आप लोन चुकाओगे। और लोन चुकाना क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है, ठीक। तो क्लियर हो गई बात। यानी कि जो रिसिट्स अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं उसमें दो ही चीजें हो सकती हैं एसेट या लाइबिलिटी से रिलेटेड। रिसिट्स की बात करें तो या तो आपका एसेट घट सकता है या तो लाइबिलिटी बढ़ सकती है। और एसेट का बढ़ना और लाइबिलिटी का घटना कहाँ होता है? एक्सपेंडिचर में होता है। मामला क्लियर हो गया? चलो अब रेवेन्यू इन नेचर है तो ना एसेट बढ़ेगा, नीदर क्रिएट इन एनी एसेट, ना तो कोई एसेट बढ़ेगा, नॉर डिक्रीज इन एनी लाइबिलिटी, ना कोई लाइबिलिटी घटेगी। क्योंकि एक्सपेंडिचर का तो यही मतलब है। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? या तो आपका एसेट बढ़े या तो आपकी लाइबिलिटी घटे। एक्सपेंडिचर का ये मतलब है। और रिसीट का क्या मतलब है? जस्ट अपोजिट, या तो आपका एसेट घटे या तो लाइबिलिटी बढ़े। ये रिसीट का मतलब था। रिसीट हम पढ़ चुके हैं, खत्म हो चुका है। एक्सपेंडिचर में अब एक्सपेंडिचर तो तुमने किया, बहुत ध्यान से सुनना। एक्सपेंडिचर तुमने किया तो हम उम्मीद कर रहे थे कि या तो हमारा एसेट बढ़े या तो हमारी लाइबिलिटी घटे, और ये दोनों ही नहीं हुआ। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू इन नेचर, ठीक है। और जब हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारा एसेट बढ़े या हमारी लाइबिलिटी घटे और ये हुआ, तो कौन सा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू का मतलब क्या है? गवर्नमेंट को ये वो खर्चे हैं जो गवर्नमेंट को करने ही करने। जैसे टैक्स भरना हमको कंपलसरी है ना, वैसे ही ये वो खर्चे हैं जो गवर्नमेंट को एट एनी कॉस्ट करने ही हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं सर जी? पेमेंट ऑफ सैलरीज। गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को सैलरी कौन दे रहा है? गवर्नमेंट ही दे रही है ना। तो गवर्नमेंट को सैलरी देनी ही देनी है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय उसका काम कर रहा है। पेंशन देनी ही देनी है। पेंशन किसको मिलती है? जो रिटायर्ड कर्मचारी गवर्नमेंट के हैं। एक्सपेंसेस ऑन मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ये हालांकि इसी का पार्ट मैं मानता हूँ। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो पैसा खर्च कर रही है। गवर्नमेंट में पुलिसमैन हैं, पुलिसमैन को सैलरी दे रही है, एक्स्ट्रा और भी फर्दर कुछ बेनिफिट्स दे रही है। तो ये लोग कहाँ काम आ रहे हैं? ये लोग मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर में ही तो काम आ रहे हैं। जुडिशरी सिस्टम इंडिया में है, जजेस हैं और इस तरह के तमाम लोग हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए भी जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जिसे गवर्नमेंट सर्वेंट कहते हैं, पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, उनको भी सैलरी चाहिए ना। फ्री में नहीं ना वो आपके लिए काम करेंगे, ठीक। उनको कौन पैसा दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है। ये गवर्नमेंट का है और ये हर महीने सैलरी आ रही है, हर साल आ रही है। यानी कि ये रूटीन इन नेचर है, ये रिकरिंग इन नेचर है। तो ये कौन सा है भैया? गवर्नमेंट का ये कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आगे गवर्नमेंट जो डिफेंस पे एक्सपेंस कर रही है, आर्मी मैंस को भी सैलरी और तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, ये ठीक। गवर्नमेंट जो हेल्थ केयर सर्विसेज पे खर्च कर रही है, वो इसी में सारा खेल है, ठीक है। हेल्थ केयर सर्विसेज पे गवर्नमेंट के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, CHC PHC हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल है ना, हेल्थ सर्विसेज पे। और एड्स टू स्टेट, मिट गया है ये थोड़ा, मुझे लग रहा है मेरे ही शॉर्ट से। एड्स टू स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट जो राज्यों को हर साल कुछ क्या देती है? ग्रांट देती है। एड मतलब क्या होता है? ग्रांट, ठीक है। जैसे सेंट्रल की गवर्नमेंट है तो वो यूपी गवर्नमेंट को कुछ दे देगी, वो असम गवर्नमेंट को कुछ दे देगी, वो MP गवर्नमेंट को दे रही है, वो दिल्ली गवर्नमेंट को दे रही है, ठीक है। तो जो स्टेट्स को
ग्रांट मिलती है किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये हर साल मिलती है। जब हर साल मिलती है तो ये क्या है? रेवेन्यू इन नेचर है। ठीक, ये बात समझ में आ गई? क्लियर? पेंशन जो लोग सैलरी में से कटती थी ना, हाँ, तो कैसे पेंशन जो है वो सैलरी से पूरा नहीं कटती है। जितनी कटती है पेंशन आपकी सैलरी से, हालांकि अब पेंशन बंद हो गई है कुछ जगहों को छोड़ के, तो जो पेंशन कटती थी, जैसे मान लो कि अगर मेरी सैलरी 30,000 है, उसमें से 2,000 अगर मेरी सैलरी पर मंथ अभी कट रही है तो उतना ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है उसमें। ठीक, वो पूरा नहीं, आप ही के पैसे से आपको नहीं भविष्य में मिलना है, उतना ही एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। अब एम्प्लॉयर कौन है वहाँ पे? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट, तो वो दे रही है ना। ठीक, और उसके बाद हर साल आपकी पेंशन इंक्रीज होती है। ठीक है, तुम्हारा पैसा तो हर साल ही में इंक्रीज हो रहा था, सैलरी में हर साल इंक्रीमेंट लगता है, पेंशन में भी सरकार लगा रही है, ये सरकार का खर्चा है ना। ठीक, अब देखो ऐसे समझो कि मैं अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतों को चलाने के लिए जो खर्च करता हूँ, जो भी मेरी कमाई है, वो मेरा कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मगर मैं अपने ज़िंदगी को एडवांस करने के लिए या ग्रो करने के लिए जो खर्च कर रहा हूँ वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल। ठीक, जैसे आर्मी मैन को सैलरी मिल रही है तो ये डिफेंस एक्सपेंस हो गया। बोर्ड पे देखते रहो, आर्मी मैन को सैलरी मिल रही है, ये क्या है? डिफेंस एक्सपेंस है, रेवेन्यू इन नेचर है। मगर भारत सरकार इंडियन आर्मी को स्ट्रेंथ करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए मतलब हैवी मशीन्स और ये क्या बम और ये वो सब चीज़ें जो हैं वो खरीद रही है। ठीक है, 1 लाख मशीन गन खरीदी, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, क्योंकि कैपिटल स्टॉक बढ़ा। राफेल खरीद के आया है, ठीक है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। ये तुम कहते हो सर ये तो डिफेंस एक्सपेंस है। अरे भाई, डिफेंस एक्सपेंस से क्या मतलब है? ये क्या है तुम्हारा? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो राफेल वही पायलट नहीं उड़ाएगा जीवन भर, भाई वो रिटायर होगा, दूसरा आएगा है। ठीक, तो हम बातचीत कर रहे हैं सर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। या तो इससे आपके एसेट क्रिएट होते हैं या तो इससे आपकी कोई लाइबिलिटी घट जाएगी। लाइबिलिटी कब घटेगी? जो गवर्नमेंट के ऊपर लोन था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से या वर्ल्ड बैंक से, गवर्नमेंट ने उसको चुका दिया, चुकाया तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हुआ, तो इसमें क्या हो गया? लाइबिलिटी कम हो गई। एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऐसे खर्चे गवर्नमेंट के जो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से गवर्नमेंट ने किए हैं। इसका 2 ही एग्जाम्पल है, ईदर एक्सपेंसेस ऑन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपेंसेस ऑन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे गवर्नमेंट नए रोड बना रही हो, ठीक है, न्यू कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डैम, ब्रिजेस, ठीक है, न्यू इलेक्ट्रिसिटी हाउस, न्यू पावर हाउस, ठीक है, ये सब कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डैम, ब्रिजेस, फ्लाईओवर। ठीक, अब जैसे ये रोड है, जैसे हमारे यहाँ ये हाईवे जा रहा है, ठीक है, अब इस हाईवे की रिपेयर अगर गवर्नमेंट करवा रही है, हर सिरा देखो बाबू, ठीक है, इस हाईवे का अगर रिपेयर सरकार करवा रही है तो ये कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू। मगर ये हाईवे अभी 2 लेन है मान लो, ठीक है, इस हाईवे को गवर्नमेंट 4 लेन करवा रही है तो ये कौन सा खर्चा है? कैपिटल। बात समझ में आई? एक्सटेंशन हुआ ना, आपका घर 1 माले का है और आप 2 साल 3 साल बाद आपने उसकी पुताई करवाई, व्हाइट वॉश जिसको कहते हैं, ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू। क्योंकि आपने एक रूटीन काम करवाया, भाई 1 माले का घर पहले भी था, 1 माले का घर अभी भी, बस आपने उसको मेंटेनेंस के ऊपर खर्च किया है, तो ये क्या है? रेवेन्यू। और आपने 1 माले के घर को 2 माला करवा लिया, तो जो 2 माला करने में जो पैसा खर्च हुआ 15-20 लाख रुपए, वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, न्यू रोड, डैम, ब्रिजेस, फ्लाईओवर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री, गवर्नमेंट कहीं नई जगह पे फैक्ट्री लगा रही हो, ठीक है, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल। गवर्नमेंट कोई एक्सपेंशन प्रोजेक्ट बना रही हो, भाई जब 4 लेन रोड थी गवर्नमेंट ने उसको 6 लेन कर दिया, तो 2 लेन बढ़ाया ना, ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? और उसी रोड की मरम्मत सिर्फ करवा रही है तो मामला क्लियर हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिससे ना एसेट में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है, ना एसेट बढ़ते हैं ना लाइबिलिटीज घटती हैं। जबकि कैपिटल में क्या है? या तो एसेट बढ़ेगा या तो लाइबिलिटीज घटेंगी। हालांकि मैंने जितना एग्जांपल लिखा है ये सब एसेट बढ़ने का है, लाइबिलिटी घटने का क्या एग्जांपल इसमें हो सकता है? आगे बढ़ाओ। गवर्नमेंट अगर लोन चुका दे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है चुका दे, गवर्नमेंट ने RBI से लोन लिया है चुका दे, ठीक है, तो ये सब क्या है? इससे गवर्नमेंट की क्या होगी? लाइबिलिटी घटेगी। क्योंकि ये जो एग्जांपल्स हैं ये तो एसेट क्रिएशन के एग्जांपल हैं, लाइबिलिटी घटने का भी कुछ एग्जांपल दे लेना भाई, बोर्ड पे तो जगह नहीं है, ओरली तो बोल सकते हैं ना। क्या क्या हो सकता है? गवर्नमेंट कोई लोन, गवर्नमेंट के पास जो लोन है वो क्या कर दे? गवर्नमेंट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को या वर्ल्ड बैंक को क्या कर दे? रीपे कर दे, चुका दे। ये एक्सपेंडिचर है। कौन सा एक्सपेंडिचर है? सर कैपिटल है। कैसे सर कैपिटल है? क्योंकि सर हमारी एक लाइबिलिटी कम हो गई, बैलेंस शीट में से एक लाइबिलिटी हमारी क्या हो गई? पार्टनर्स लोन टाइप का एक लोन है, वो क्या हो गया? हमारा खत्म हो गया। बात क्लियर हुई? नोट करो, आगे बढ़ेंगे।
चलो भैया बातचीत करते हैं बिना समय गंवाए हुए। बजट कितने तरह के होते हैं? बजट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? एक आता है तुम्हारा रिसिट, टोटल रिसिट, और एक होती है टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल रिसिट्स का मतलब क्या है? रेवेन्यू प्लस कैपिटल। और टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? रेवेन्यू प्लस कैपिटल। जब टोटल रिसिट टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर है तो उस तरह के बजट को क्या कहते हैं सर? बैलेंस्ड बजट। ठीक है। सरप्लस बजट, हम बजट में कभी सरप्लस में भी हो सकते हैं। ठीक है, जब आपकी गवर्नमेंट की टोटल रिसिट जो हो वो ग्रेटर देन हो किससे? टोटल एक्सपेंडिचर से। हालांकि इंडिया में आज तक सरप्लस बजट नहीं आया है, क्योंकि इसकी रीज़न है इसके पीछे, ये भी मैं बता दे रहा हूँ क्यों। क्योंकि हम अभी एक क्या है? डेवलपिंग इकोनॉमी है, डेवलप्ड नहीं हुए हैं। ठीक। और दूसरा, गवर्नमेंट का काम क्या है? हमेशा सोशल वेलफेयर करना। तो गवर्नमेंट आपसे पैसा कमा ले और सोशल वेलफेयर में ना लगाए, ये होगा क्या? गवर्नमेंट चल पाएगी क्या? खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो टोटल रिसिट्स आर ग्रेटर देन टोटल एक्सपेंडिचर, ये होता है सरप्लस बजट। एक होता है डेफिसिट बजट। बेसिकली इंडिया का बजट हमेशा क्या होता है? डेफिसिट होता है। जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और रिसिट कम हो, क्योंकि गवर्नमेंट का काम क्या है? वेलफेयर करना। बार बार हम वही बात कर रहे हैं। ठीक है, ये नोट करो, आगे बढ़ेंगे इसके बाद। अब एक मिनट, सॉरी, जो डेफिसिट बजट है, ये डेफिसिट बजट कितने तरह के होते हैं और डिफिशियंसीज कितने कितने तरह की हो सकती हैं, वही चैप्टर में पढ़ना है। वो जैसे हम पढ़ लेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक, इसको नोट करो। आ जाओ भैया, वेलकम बैक। इधर देख लो। अब हमने बातचीत कर रहे हैं, कल हमारे जो जहाँ पे एंड हुआ था, तो हमने कल बातचीत किस बारे में की थी? बजटरी डेफिसिट। ठीक है, गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो कितने टाइप्स का होता है? 3 अभी हमने बातचीत की। ठीक है, पहला होता है बैलेंस बजट, जब टोटल ऑफ द एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल ऑफ द रिसिट होता है। दूसरा क्या होता है? सरप्लस बजट, व्हेन रिसिट, टोटल ऑफ द रिसिट, जिसमें रेवेन्यू और कैपिटल दोनों आती है, वो ग्रेटर हो विद रिस्पेक्ट टू किसके मुकाबले? टोटल एक्सपेंडिचर के मुकाबले। और तीसरा होता है डेफिसिट बजट, जब एक्सपेंडिचर्स हमारे जाता हो विद रिस्पेक्ट टू टोटल रिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसिट। इंडिया का बजट कैसा होता है? मैंने बताया हमेशा डेफिसिट है। क्यों होता है? उसके पीछे रीजन है। ये नहीं कि हम कमाते ही कम है, नहीं। इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। आप हमेशा जितना कमाएंगे उससे ज्यादा आपको सोशल वेलफेयर के लिए खर्च करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। इज दिट क्लियर? चलो, बजटरी डेफिसिट पे अब हम आ जाते हैं। तो बजटरी डेफिसिट को आप कैसे कैसे लिख सकते हो? सर, पहला मैं लिख सकता हूं कि टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसिट। ठीक है। दूसरा मैं लिख सकता हूं, और या तो टोटल रिसिट इज लेस देन टोटल एक्सपेंडिचर। दोनों बातें की है ना, अंतर तो कुछ है नहीं। या बजटरी डेफिसिट निकालने का फॉर्मूला जो बुक्स में दे सकता है वो दे सकता है कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट। आप एक्सपेंडिचर को रिसिट में से माइनस करो और जो अमाउंट आएगा वो क्या कहा जाएगा? बजटरी डेफिसिट कहा जाएगा। यानी कि एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रिसिट से, या रिसिट कम हो एक्सपेंडिचर से, या ठीक है, एक्सपेंडिचर में से रिसिट्स को माइनस करो, टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिट को माइनस करो, तो जो अमाउंट आएगा उसको क्या कहेंगे? बजटरी डेफिसिट कहेंगे। यानी कि ये गवर्नमेंट का उस साल का क्या है? डेफिसिट है। चलिए सर, डेफिसिट कितने टाइप्स के होते हैं? 3 है सर जो हमको सिलेबस में पढ़ना है। पहला है रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा है फिस्कल डेफिसिट जिसको हम फाइनेंशियल डेफिसिट भी कहते हैं, और तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे किससे? पॉइंट 1 से, रेवेन्यू डेफिसिट से। ठीक है, चलिए सर आ जाते हैं हम लोग, बातचीत कर लेते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट जो सबसे पहला डेफिसिट है। बजटरी डेफिसिट में 3 डेफिसिट होते हैं। कौन कौन से? रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। हम बातचीत सबसे पहले करने आ रहे हैं रेवेन्यू डेफिसिट की। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है कि गवर्नमेंट का सिर्फ रेवेन्यू इन नेचर की कमी आ रही है। अब रेवेन्यू नेचर में 2 चीजें होती हैं, या तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसिट होता है या तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक, तो रेवेन्यू डेफिसिट किसे कहते हैं? व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिट। सिर्फ रेवेन्यू नेचर लेना है। ठीक है, इसमें कैपिटल नेचर की चीजों को नहीं लेना है, क्योंकि बात ही रेवेन्यू की हो रही है। ठीक है, तो व्हेन योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन योर रेवेन्यू रिसिट्स, ठीक है, तो वो कौन सी डेफिसिट आएगी? रेवेन्यू डेफिसिट आएगी। R.D. से लिखा हुआ है मैंने। यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या बनेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है उसमें से माइनस कर लो क्या चीज? रेवेन्यू रिसिट्स को, तो जो अमाउंट आएगा उसे क्या कहेंगे? रेवेन्यू डेफिसिट कहेंगे। ध्यान देना, एक्सपेंडिचर में से रिसिट माइनस करनी है, यही पिछली फॉर्मूले में भी बताया हूं। अगर आप रिसिट में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दोगे तो आंसर निगेटिव में आएगा। ठीक है, और एक्सपेंडिचर में से रिसिट माइनस करोगे तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। मगर डेफिसिट तो डेफिसिट ही है। एक्सपेंडिचर में से रिसिट माइनस करोगे, आंसर पॉजिटिव में आया तो भी डेफिसिट है। रिसिट में से एक्सपेंडिचर माइनस किए और आंसर निगेटिव में आया तो भी क्या है? डेफिसिट है। हाँ, रिसिट में से अगर एक्सपेंडिचर माइनस किया और आंसर पॉजिटिव में आ गया तो सरप्लस है।
उसी तरह एक्सपेंडिचर में से अगर रिसिट माइनस किए और आंसर नेगेटिव में आ गया तो भी सरप्लस है। मतलब खर्चा, जैसे तुम्हारा ऐसे समझो ना, नहीं समझ में आ रहा है क्या बात, खर्च हुआ है तुम्हारा 1 लाख और इनकम हुई है तुम्हारी 80, ठीक है, तो सरप्लस में होगी डेफिसिट में हो? डेफिसिट में हो, सही बोला प्रियांशु, ठीक है। खर्चा एक्सपेंडिचर है 1 लाख, रिसिट है 80, तो डेफिसिट में हो। तो 1 लाख माइनस 80 करोगे, आंसर क्या आएगा? +20 आएगा, तो भी डेफिसिट है। अच्छा, इसको पलट दो, 80 माइनस 1 लाख करो तो आंसर क्या आएगा? -20, तो भी तो डेफिसिट में ही हो ना। बस रिसिट पहले कर दिया, एक्सपेंडिचर बाद में कर दिया। और एक्चुअल डेफिसिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? एक्सपेंडिचर पहले रखना है और रिसिट क्या रखना है? बाद में रखना है। मामला क्लियर? व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट? अगर इकोनॉमी में रेवेन्यू डेफिसिट है तो इसका क्या मतलब है, क्या मायने हैं? सबसे पहला सर, और यहीं से हम शुरू करेंगे, जो बोर्ड पे पूरा लिखा हुआ है, गवर्नमेंट इज अनेबल टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को भी पूरा नहीं कर पा रही है, क्योंकि रेवेन्यू इन नेचर का मतलब क्या होता है? रेगुलर इन नेचर, रिकरिंग इन नेचर। यानी कि गवर्नमेंट अपने जो बेसिक रेगुलर खर्चे हैं, जो हमेशा होने ही हैं, गवर्नमेंट वो भी क्या कर पा रही है? उसे भी मीट नहीं कर पा रही है, उसे भी मीट आउट नहीं कर पा रही है, ठीक है। अनेबल है गवर्नमेंट, चलो मान लिए सर। अब कैसे ये डेफिसिट कम हो रही है? तो गवर्नमेंट इनको, अगर डेफिसिट है तो इस डेफिसिट को रोकने के लिए क्या कर रही है? डिस सेविंग कर रही है। सर ये सेविंग तो सुने थे, डिस सेविंग क्या होती है? तो मैंने कहा कि भैया डिस सेविंग का मतलब क्या होता है? अपनी पास्ट सेविंग्स को खर्च कर रही है। जैसे मेरा खर्च हुआ 1 लाख रुपए इस महीने और मेरी इनकम हुई 80, तो मैं वो 20 का डेफिसिट कहाँ से पूरा करूंगा? अपनी पास्ट सेविंग से ही ना। बैंक अकाउंट में जो पैसे बचा बचा के रखा हुआ उसी से तो ना। यही मेरी क्या है? डिस सेविंग है। यही मेरी क्या है? पास्ट सेविंग है। तो गवर्नमेंट इससे कैसे रिकवर कर रही है? डिस सेविंग करके, ठीक है। तीसरा, ये अगर इस तरह की जो तुम्हारी डेफिसिट है वो लगातार हर साल दर साल हो रही है, हमेशा हो रही है, तो ये कमी है। हर महीने में अगर कमी में हूँ, हर महीने मेरा खर्चा ज़्यादा है, मेरी कमाई कम है, तो एक ऐसा समय आएगा ना जब मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाएगा, या मेरी सारी सेविंग्स भी अब खत्म हो गई। सेविंग्स मैंने खर्च करता कि अब सेविंग भी खत्म हो गई, फिर भी मेरा खर्चा ज़्यादा है और इनकम कम है, तो अब मुझे ये कवर अप कैसे होगा? सिर्फ और सिर्फ किससे? सिर्फ और सिर्फ किससे? कैपिटल रिसिट से। यानी कि अब कैपिटल रिसिट दो ही तरह से हो सकती है, या तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ेगी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, या तो होगा, या तो मैं कहीं से अब लोन लूँ, मार्केट से कहीं से कर्जा किसी से मांगूँ तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ेगी, और या तो मैं अपना कोई एसेट क्या करूँ? बेच दूँ, डिक्रीज हो जाए। मामला क्लियर हुआ? ऐसा जैसे ही करोगे, ये आपके इकोनॉमी के लिए क्या है? वार्निंग सिग्नल है, वार्निंग इंडिकेटर है। बस बहुत हुआ, ठीक है, अब रुकिए। अब ये जो गलतियां बार बार लगातार हो रही हैं, इसको रोकने के लिए कुछ स्टेप उठाइए। आप बहुत ज़्यादा कर्जे में जा चुके हैं, या तो आपने हैवी लोन ले लिया है, या तो आपने अपने एसेट्स को कम कर दिया है। ये लगातार नहीं ना कर सकते, बर्बाद हो जाना है ना। तो ये क्या है? गवर्नमेंट के लिए वार्निंग सिग्नल है, वार्निंग इंडिकेटर है गवर्नमेंट के लिए। तो ये रोकेंगे कैसे? कैसे इस पर कंट्रोल करेंगे? दो ही काम कर सकते हो। अब या तो मैं अपनी इनकम बढ़ा लूँ, भाई मेरा जो इनकम है वो 80 है और एक्सपेंसेस जो हैं वो मेरे 1 लाख हैं, तो मेरे पास दो ऑप्शन हैं। पहला, या तो मैं अपनी इनकम बढ़ा के 1 लाख कर लूँ, तो या तो मैं अपनी रेवेन्यू एक्सपेंसेस को क्या करूँ, सॉरी रेवेन्यू रिसिट्स को क्या करूँ? बढ़ा लूँ, इंक्रीज कर लूँ। और नहीं तो दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ? अपने खर्चे कम कर लूँ। भाई इनकम नहीं बढ़ सकती, इनकम मेरी 80 है, उतनी ही रह पाएगी। मैं बहुत हाथ पैर लगाया, मेरी इनकम नहीं बढ़ पा रही है, तो जो मेरा खर्चा 1 लाख हो रहा है हर मंथ, मैं उसको कट करूँ, उसको 80 तक ले आऊँ, ताकि मैं डेफिसिट में ना आऊँ, बैलेंस रहूँ, ठीक है। तो या तो मैं अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करूँ, अपने एक्सपेंसेस को क्या करूँ? कम करूँ। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ तो अपने रिसिट्स को क्या करूँ? बढ़ा लूँ। या तो मैं अपनी कमाई बढ़ाऊँ और या तो मैं अपने खर्चे घटाऊँ, तभी तो मैं एक इक्विलिब्रियम लेवल पे आऊँगा। बस सर, रेवेन्यू डेफिसिट हो गया है खत्म, इसको नोट करो, आगे बढ़ेंगे हम। चलो भैया आओ शुरू करते हैं। अगली डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, जिसको हम फाइनेंशियल डेफिसिट भी बोलते हैं। इसके फॉर्मूले को बड़े ध्यान से देखना है, एकदम कंसंट्रेट, ठीक है। CONSSETRTE, जानबूझ के यार थोड़ा स्पेलिंग। वो कौन सी मूवी थी ना जिसमें वो बोलता था कि
गोलमाल की एक है ना, उसमें वो स्पेलिंग बहुत इधर की उधर बोलता है, ठीक है। फिस्कल या फाइनेंशियल डेफिसिट आप देखते हैं भैया, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। अब देखो टोटल एक्सपेंडिचर में दो तरह का एक्सपेंडिचर है, इधर देख लो। टोटल एक्सपेंडिचर में दो तरह का एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू भी है, फिस्कल भी है, सॉरी रेवेन्यू भी है और कैपिटल भी है। टोटल रिसिप्ट में भी दो तरह के रिसिप्ट हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट भी है और कैपिटल रिसिप्ट भी है। अब कैपिटल रिसिप्ट तीन तरह की है, या तो बोरोइंग, या तो आपका डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, और या तो स्मॉल सेविंग्स या अदर सेविंग्स, ठीक है, अदर्स, तीन थे ना। इसमें बोरोइंग जो थी, उसमें बोरोइंग का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली सर डिसइन्वेस्टमेंट नहीं था, वो था ना इंक्रीज इन एसेट, ठीक है, जब रिकवरी ऑफ लोन, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर, देखो ये फॉर्मूला अभी नहीं समझ में आएगा, पहले तुम इस फॉर्मूले को समझो। व्हेन योर टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन योर टोटल रिसिप्ट, मगर उस टोटल रिसिप्ट में से एक चीज को इग्नोर रखना है। टोटल रिसिप्ट में दो रिसिप्ट है ना, रेवेन्यू और कैपिटल, ठीक है, सब लेना है, मगर एक चीज को इग्नोर रखना है, क्या, बोरोइंग। बोरोइंग मतलब क्या, इंक्रीज इन लाइबिलिटी को बस इग्नोर रखना है, बाकी सब आना है टोटल रिसिप्ट में, ठीक है। तो अब ये बात समझ में आ गई, दूसरा वाला फॉर्मूला। तो इसके हिसाब से आप ऊपर वाले पे आओ, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, और बोरोइंग को एक्सक्लूड रखना है ना, बोरोइंग भी माइनस कर दो, बात क्लियर हो गई। चलो सर, तो अगर इकोनॉमी में फिस्कल डेफिसिट होता है तो इसके मायने क्या निकलते हैं, व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट, इससे होता क्या है। इकोनॉमी किस में आ जाती है, डेब्ट ट्रैप में। आप फिस्कल डेफिसिट तभी होगा जब रेवेन्यू डेफिसिट लगातार हो रहा होगा, ये बात समझ जाना, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए ही तो आप कैपिटल रिसिट्स का इस्तेमाल कर रहे थे, और जाहिर सी बात है कि जब कैपिटल रिसिट्स का ज़्यादा यूज करोगे तो फिस्कल डेफिसिट होगी ही, यानी कि अगर फिस्कल डेफिसिट हुई है तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगी, श्योर है कि हुई होगी। तो आप डेब्ट ट्रैप में चलते चले जाओगे। डेब्ट ट्रैप का मतलब क्या है, आप एक डेफिसिट को पूरा करने के लिए आपने कर्जा लिया, इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए, ठीक है, तो फिर आप और लोन में आए, फिर ये लोन चुकाया, एक नया लोन लिया, फिर उस लोन को चुकाने के लिए एक नया लोन लिया, फिर उस लोन को चुकाने के लिए एक नया लोन लिया। जब आपकी क्रेडिट स्कोर मार्केट में गिरती चली जाएगी, जस्ट लाइक पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश, ठीक है, तो आपकी स्थिति हो जाएगी ऐसी पाकिस्तान की जैसी। एक लोन को चुकाने के लिए अमेरिका से दूसरा नया लोन, दूसरे लोन को चुकाने के लिए तीसरा नया लोन, तीसरे को चुकाने के लिए चौथा नया लोन, और आपके ऐसा बार बार होते हैं। और जब नया बार बार लोन लोगे तो हर बार जो दूसरा देश है ना, वो आपको हाईयर इंटरेस्ट रेट पे देगा, उसको आपसे कोई मोहब्बत नहीं है, उसको अपना बिजनेस देखना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में सारा खेल यही है, ठीक। तो आप कहाँ पहुँचते चले जाएंगे, आपका देश कहाँ चलता चला जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाएगा तेजी से, ठीक है। कीमतें अपने आप और अनायास तेजी से बढ़ती चली जाएंगी, तुम्हारी इनकम बढ़े चाहे ना बढ़े। इकोनॉमी में जो तुम्हारे यहाँ हर चीज़ की एवरेज प्राइसेस हैं ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, वो अपने आप बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। इन्फ्लेशन जैसे ही बढ़ेगा, आपको किसकी तरफ देखना पड़ेगा, फॉरेन डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, हमारी नज़र बढ़ेगी। भैया कुछ हेल्प हो जाएगी क्या, ज़्यादा नहीं, बस 2 लाख बिलियन डॉलर चाहिए थे, हो जाएगी क्या, हाँ हो जाएगी यार, ठीक है। तो इतना इंटरेस्ट लगेगा, या अगर इंटरेस्ट नहीं चुका पा रहे हो तो वो कहेंगे कि अपना वो वाला जो एयरपोर्ट है ना, वो हमारे हवाले कर दो। आप एयरपोर्ट जैसे उनके हवाले कर दिए, ठीक है, आपकी एसेट कम हुई ना। अब सोचो आपके देश में, ठीक है, अमेरिका का वो उतना कब्जा है, ये तो क्या श्रीलंका के साथ जैसे हुआ, चाइना ने कब्जा करते करते, चाइना ने मदद करते करते के नाम पे आधा श्रीलंका कब्जा लिया, ठीक है। तो फॉरेन डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी सर। अब जैसे ही ये सब होगा, आपकी फ्यूचर ग्रोथ को नुकसान पहुंचेगा कि नहीं, आपकी फ्यूचर ग्रोथ हैम्पर होगी, बिल्कुल होगी सर। अब ये जरूरी चीज है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ टोटल बोरोइंग्स ही गिवन हो तो इसका मतलब ये होता है कि जो फिस्कल डेफिसिट का अमाउंट है वो टोटल बोरोइंग के अमाउंट के बराबर है। ये याद रख लेना, ये एग्जाम में आएगा, सवाल आते हैं इससे, ये जरूरी चीज है, ठीक है। अगर टोटल बोरोइंग्स का ही सिर्फ अमाउंट गिवन है तो फिस्कल डेफिसिट का फिगर और टोटल बोरोइंग्स का फिगर दोनों क्या माना जाएगा, एक माना जाएगा। यानी कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ टोटल बोरोइंग गिवन है, फिस्कल डेफिसिट नहीं गिवन है, तो आप मान लोगे कि जो टोटल बोरोइंग का अमाउंट है वही अमाउंट किसका है, फिस्कल डेफिसिट का है। और फिर फिस्कल डेफिसिट के फॉर्मूले से जो करना है वो कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। यानी कि अगर क्वेश्चन में फिस्कल डेफिसिट साइलेंट है और टोटल बोरोइंग दिया हुआ है, तो टोटल बोरोइंग को आपको किसके बराबर मान लेना है, फिस्कल डेफिसिट के बराबर। अब सर जी फिस्कल डेफिसिट तो हो गई, कैसे इसको कंट्रोल करें, कैसे इसको कवर करें, ठीक है। तो भैया
फिस्कल डेफिसिट हुई है, फाइनेंशियल डेफिसिट हुई है। ये तीन ही तरीके हैं सर जी हमारे पास कवर करने के लिए। पहला, बोरो करके। अब बोरो जब करोगे और पैसा मांगो, ठीक है, अब आप और बोरोइंग करो, पे पिछला उधार चुकाना है तो मैं इनसे मान लो उधार लिया हुआ प्रियांशु से, अब प्रियांशु का उधार मैं कैसे चुकाऊंगा? अब उधार पे उधार प्रियांशु का कई बार उधार ले चुका हूँ, बहुत ज़्यादा उधार हो गया। एक बार भाई कुछ पैसे दे दो, भाई कुछ पैसे दे दो, भाई कुछ पैसे दे दो। अब भाई परेशान हो गया, भाई को मैं कह दिया कि तू मत पैसे मांग, और मेरा जो पिछला है वो चुका। अब मैं किसके पास आया? इनके पास, भाई कुछ पैसे दे दो, ठीक। वो पैसे लेकर मैं अपने लिए कुछ ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, वो पैसे में मेरे ऊपर बर्डन ना, मैं वो इनसे पैसा लेते ही मैं इन्वेस्टमेंट पे नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ, मैं इनसे पैसा लेते ही क्या कर रहा हूँ? पहले इनका चुका रहा हूँ, तो मैं किसी सरप्लस में पहुंचा क्या? अगर मैं लोन लेता भी हूँ तो वो लोन का कोई यूजफुल, कोई यूज निकला क्या? फ्रूटफुल रिजल्ट आया क्या? नहीं। बोरोइंग, बोरोइंग से क्या होता है सर? इंक्रीज इन लाइबिलिटी होती है कि नहीं होती है? अजी बिल्कुल होती है। ये नहीं कर पाए तो मुझे प्रियांशु का कर्जा चुकाना है, बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैं दूसरा क्या कर सकता हूँ? अपनी 1 मंडा जमीन बेच दूँ, अपने थोड़ा सा प्लॉट ऑफ लैंड जो है वो मैं क्या कर दूँ? बेच दूँ। मैंने कहा कि यार प्रियांशु मेरे पास पैसे तो नहीं है, तो उन्होंने कहा ठीक है जमीन तो इतनी है ना, आधी मेरा नाम लिख दो, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये बचा, ठीक है। तो मैं दूसरा क्या कर सकता हूँ सर? दिस इन्वेस्टमेंट। इससे क्या होगा? डिक्रीज इन एसेट आएगा। दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक है, बिल्कुल है। या तीसरा 1 2 3 डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये एक नई चीज है, ठीक है। नए नए जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, जो इकोनॉमिस्ट एक्चुअल में होते नहीं है मगर इकोनॉमिस्ट होने का क्लेम करते हैं, ठीक है, उनके नज़र में यही सबसे बढ़िया होता है, सबसे बढ़िया, ठीक। चोट लग गई, पैरासीटामॉल, बुखार है, पैरासीटामॉल, सिर दर्द है, पैरासीटामॉल, ठीक है, कमर दर्द है, पैरासीटामॉल, ठीक है, कोई भी समस्या है, पैरासीटामॉल, ठीक है। तो ये वही है। अब इसका नुकसान क्या है? ठीक है, आपको मल्टीपल और बड़ी और हार्मोनल डिजीजेज हो सकती हैं भविष्य में। तो तीसरा वाला जो है ना, ये वही हार्मोनल डिजीज है, ठीक। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? पहले तो इसका मतलब जानो। प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? श्रीलंका वाला हाल कर दिए, लोगों के पास पैसे नहीं है, इन्फ्लेशन आ चुका है, हम बहुत क्राइसिस में चल रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया? पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, अरे किसी के पास पैसे नहीं, नई नोटें छाप दो और सबके पास नोट पहुंचा दो। अरे भैया ऐसा करोगे तो नुकसान किसको है? आपकी इकोनॉमी को है। कैसे? ठीक है, 1 मिनट इधर सुन ले भाई, नोटों के बारे में बात बता रहा हूँ। मोदी जी वाले 15 लाख, ठीक है, मान लो इमेजिन करो कि मोदी जी वाले 15 लाख अभी किसी को आए नहीं है, मगर अगर सबके अकाउंट में मोदी जी वाले 15 लाख आ जाते हैं, सबके यहाँ, और वो पैसा सब लोग निकाल लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, ये ध्यान देना है। तो उतने के लिए आरबीआई ने नई करेंसी उतनी छापी होगी तभी ना। सबके पास पैसा है, मेरे पास, आपके पास, सबके पास। आप अगले दिन शाम को कोचिंग आते हो, ठीक है, मैं घूमता हुआ दिखाई दे रहा हूँ, तो तुमने सर पढ़ाएंगे नहीं? क्या? भाई नहीं पढ़ाएंगे, जाओ। क्यों सर? अरे पैसे हैं, बहुत पैसे, 15 लाख रुपए हैं मेरे पास, ठीक। फिर मैं यहाँ से निकल के क्या, मोड़ पे सब्जी ले आने, मम्मी ने बोला कि बेटे जाओ सब्जी ले आओ, रात में खाओगे क्या? मैं क्या, सब्जी वाले के पास, सब्जी वाला ऐसे ही बैठा हुआ है ठेले पे, खाली ठेले पे। मैं कहा क्यों भाई सब्जी नहीं देनी? क्या कि नहीं। क्यों इतना एटीट्यूड? क्या पैसे हैं 15 लाख, ठीक है। फिर मुझे यहाँ से रेलवे स्टेशन जाना है, मैंने रिक्शा पकड़ने गया, रिक्शा वाला ऐसे ही खाली रिक्शा बैठा हुआ है। मैं कहा भाई रेलवे स्टेशन चलोगे? क्या नहीं जाएंगे। मैं कहा अरे ले लेना कुछ पैसे, क्या नहीं। मैं कहा अरे इमरजेंसी है 50 रुपये ले लेना, क्या नहीं जाएंगे, ठीक। रिक्शा खुद लो, खुद चल के जाओ। हाँ इतना एटीट्यूड किस बात है? भाई पैसे हैं 15 लाख, ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, सीधी भाषा में जवाब दो, व्हाट इज द वर्थ ऑफ ₹15 लाख अगर वो सबके पास एक जैसे हो जाए तो? 0, ठीक है। दैट लीड्स टू डेफिसिट फाइनेंसिंग। न्यू करेंसीज आप छाप नहीं सकते हैं, ये एक ऑप्शन हो सकता है, मगर आप न्यू करेंसी छाप दोगे तो इंडिया की स्थिति 1991 1991 वाली हो जाएगी, ठीक है। फाइनेंशियल क्राइसिस जब आई थी, पढ़े हो गए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, LPG, ठीक है। तो भैया यही खेल है। तो जो नया आदमी होता है ना, जो नई नई चीजें करके निकला होता है, उसके पास सबसे बढ़िया उपाय क्या है? नोट कम है, नोट छापो यार इनके लिए। अरे श्रृंगी के पास नोट कम है, श्रृंगी के लिए भी नोट छापो, ठीक है। यूपी में नोट नहीं है, यूपी के लिए नोट छापो। MP में नोट नहीं है, MP के लिए नोट छापो। तो कोई सही प्रीपोजिशन नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये तीनों है। अब ये मुझे बताओ, ये तीनों जो पैरासीटामॉल है, इसमें से आप कोई भी यूज़ करेंगे तो भविष्य में आप कहाँ जाएंगे? फ्यूचर ग्रोथ आपकी हैम्पर होगी कि नहीं होगी? इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगा कि नहीं आएगा? फॉरेन डिपेंडेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आपका जो रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है RBI के पास, वो खत्म होता चला जाएगा कि नहीं होता चला जाएगा?
आपकी करेंसी की वैल्यू बर्बाद होती चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? आप डेब्ट ट्रैप में आएंगे कि नहीं आएंगे? बूझ में आया फिजिकल डेफिसिट कितना हानिकारक है? ठीक है, नोट कर लो इसको, आगे बढ़ेंगे हम। लेट्स प्रोसीड टू द एंड प्रोडक्ट। प्राइमरी डेफिसिट, देखो यही एक्चुअल डेफिसिट है, इसको हम कहते हैं इनिशियल डेफिसिट या एक्चुअल डेफिसिट। प्राइमरी मतलब इनिशियल है, एक्चुअल है, ये वो डेफिसिट है। अब तीसरी डेफिसिट है प्राइमरी डेफिसिट। ये निकलती कैसे सर? फिजिकल डेफिसिट निकालने का फॉर्मूला मालूम है क्या था? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट तुमने निकाल लिया। फिजिकल डेफिसिट में से तुमको क्या माइनस करना है? इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स। वही बोरोइंग्स जो आपने अभी एक्सक्लूड की थी फिजिकल डेफिसिट पे, उस पे आपने इंटरेस्ट कितना पे किया है, वो जब फिजिकल में से अब माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? प्राइमरी डेफिसिट। फिजिकल में से बोरोइंग्स एक्सक्लूडेड थी, मगर बोरोइंग्स है तो उस पे इंटरेस्ट होगा, तो फिजिकल माइनस इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स कर दोगे तो क्या आ जाएगा भैया तुम्हारा? प्राइमरी डेफिसिट। इज दैट क्लियर सर? तो इसको दूसरे लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं, फिजिकल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट ऑन करंट ईयर, जो करंट ईयर की फिजिकल डेफिसिट है उसमें से आप इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स माइनस करोगे किस ईयर का? प्रीवियस ईयर का। तो कौन सी डेफिसिट आती है सर? प्राइमरी डेफिसिट। क्लियर? ये क्या रिफ्लेक्ट करती है सर? ये यही रिफ्लेक्ट करती है जो बोर्ड पे है। हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग्स आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। गवर्नमेंट जो पैसा बोरो कर रही है, जैसा मैंने बताया ना कि आप जो पैसा बोरो कर रहे हैं, क्या आपका जो नई बोरोइंग की, क्या वो नई बोरोइंग सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में तो नहीं जा रही है? अगर वो जा रही है तो आपका प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा? उतना ही हाई होगा। ठीक, जैसे मैंने नया 1 लाख रुपए बोरो किया है और मैंने पूरा 1 लाख रुपए इंटरेस्ट दे दिया, ठीक, तो फिर मेरे उस बोरो करने का 1 लाख रुपए कोई फायदा हुआ क्या? ठीक है, तो अगर मेरी प्राइमरी डेफिसिट 1 लाख है और मेरी, सुनो ध्यान से सुन लो, 1 मिनट लगेगा। अगर मेरी प्राइमरी डेफिसिट 1 लाख है और मेरी बोरोइंग भी 1 लाख है, तो इसका मतलब कि मैं जो पैसा बोरो किया था उसका कोई यूज निकला क्या? नहीं, क्योंकि मैं पूरा पैसा बोरो करके क्या किया हूं? सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट चुकाया हूं और कुछ नहीं। इज दैट क्लियर? यही है यहाँ पे। अगर इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग इक्वल्स होगी, ठीक है, तुम्हारे फिजिकल माइनस प्राइमरी के, तो इसका मतलब कि आपने पूरे पैसे को क्या चुकाया है? इंटरेस्ट चुका दिया है। ये दो चीजें हैं जो नोट में है, तुम्हारे लिए बोर्ड्स में काम आनी है। जीरो प्राइमरी डेफिसिट अगर है, अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो है, मींस गवर्नमेंट हैव फोर्स्ड टू टेक एन लोन। इसका मतलब गवर्नमेंट को लोन लेना ही पड़ेगा। क्यों? फिजिकल डेफिसिट हुई 1 लाख की और इंटरेस्ट पे कर दिया तुमने 1 लाख पूरा, तो फिजिकल डेफिसिट क्या हो गई? जीरो हो गई। सॉरी, प्राइमरी डेफिसिट क्या हो गई? जीरो हो गई। इसका मतलब कि आपको अपनी फिजिकल डेफिसिट को पूरा करने के लिए, फिजिकल को, प्राइमरी को नहीं, फिजिकल को पूरा करने के लिए दोबारा क्या करना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा। ठीक है सर, गवर्नमेंट हैव फोर्स्ड टू टेक एन लोन। आपको लोन लेने के लिए, इसका मतलब अगर आपकी प्राइमरी डेफिसिट जीरो है तो आपको लोन लेने के लिए इकोनॉमिक कंडीशंस क्या कर रही हैं? फोर्स कर रही हैं। यू हैव टू टेक लोन। ठीक है, और आखिरी सर, प्राइमरी डेफिसिट जो है वो रूट कॉज है। रूट कॉज, तभी तो ये प्राइमरी है, तभी तो ये इनिशियल या एक्चुअल डेफिसिट है। प्राइमरी डेफिसिट ही रूट कॉज है किसके लिए? फिजिकल डेफिसिट के लिए। क्योंकि लोन लोगे तो इंटरेस्ट भी तो चुकाओगे। फिजिकल में तो हालांकि लोन का पैसा माइनस है, मगर इंटरेस्ट चुकाओगे तो लोन लिए इंटरेस्ट चुकाए, लोन लिए इंटरेस्ट चुकाए, फिर लोन लिए और इंटरेस्ट चुकाए, इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, लोन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आपकी फिजिकल डेफिसिट क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। और याद कर लो, फिजिकल डेफिसिट में क्या होता है? उससे आप डेब्ट ट्रैप में फंसते चले जाएंगे। उधार के किस में फंसते चले जाएंगे? मकर जाल में। ठीक है, डेब्ट ट्रैप इसे ही कहते हैं। ठीक, तो भैया गवर्नमेंट बजट, अब जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम न्यूमेरिकल्स पे कभी हम बातचीत कर लेंगे फ्यूचर में। इसमें न्यूमेरिकल्स हैं जिससे 3 नंबर के न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं, हालांकि इस बार सैंपल पेपर में भी है। ठीक है, तो हम बिल्कुल इत्मीनान से, हमारा ये पूरी तरह से जो गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी का ये पार्ट 2 हमने शुरू किया था वो आज पूरी तरह से खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीक हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलेंगे। तब तक आप सभी का समय शुभ हो। जय हिंद।